तो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं चैप्टर 28 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। धारा 379 BNSS और 340 CRPC। धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया, जो कि 195 थी CRPC की, तो उसमें लोक सेवकों के विरुद्ध के अगर कोई अभियोजन किया जाना है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। उस संबंध में क्या प्रक्रिया होगी? तो जब किसी न्यायालय के उसके निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा ऐसी राय है कि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है, जहां किसी न्यायालय को लगता है या तो उसके पास आवेदन आया है या अन्यथा उसकी ऐसी राय है कि न्याय हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो धारा 215 की उपधारा 1 के खंड 6 में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में या उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश किए गए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है कि जहाँ की कोई ऐसा अपराध है जो न्यायालय की किसी कार्यवाही के संबंध में या न्यायालय की कार्यवाही में कोई डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, उस डॉक्यूमेंट के संबंध में किया गया है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। तब ऐसा न्यायालय क्या करेगा? जब प्रारंभिक जाँच करने के पश्चात यदि कोई आवश्यक हो, जैसी वह ठीक समझे, तो न्यायालय उस मामले में प्रारंभिक जाँच कर सकता है। क्लोज फर्स्ट हमें क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ न्यायालय के पास कोई आवेदन आया है, कोई परिवाद आया है, या फिर न्यायालय को न्याय हित में लगता है कि 215 के क्लोज फर्स्ट के खंड 6 में जहाँ की मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों के संबंध में प्रोविज़न दिए गए हैं, तो उसके संबंध में किसी कार्यवाही के संबंध में या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पेश किए गए किसी साक्ष्य के संबंध में कोई अपराध किया गया है, तो उस पर न्यायालय जो है वो प्रेमा फेसी प्रारंभिक जाँच कर सकता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ले सकता है। और उसे लेने के लिए क्या आवश्यक होगा? उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है, उसकी जांच करने के पश्चात उसका लिखित परिवाद कर सकता है और अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। और क्या पॉइंट है इसका कि ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है। यदि अपराध अजमानतीय है तो न्यायालय यदि आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है। तो इसमें न्यायालय चार कार्य करेगा। निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, उस पर लिखित परिवाद कर सकता है, अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, और साथ ही में अभियुक्त से हाजिर होने के लिए प्रतिभूति ले सकता है। और अगर अपराध जो है वो नॉन अवेलेबल है तो उसे सक्षम कोर्ट जो है, जो मजिस्ट्रेट है, उसके समक्ष अभिरक्षा में भेज सकता है। अगला पॉइंट है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध भी कर सकता है। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ही परिवाद के किए जाने के आवेदन को नामंजूर किया है। ठीक है, उपधारा 1 के अधीन जहाँ न तो परिवाद किया गया है और न ही परिवाद का कोई आवेदन आया था, उसे नामंजूर किया गया है, उस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसके की धारा 215 की उपधारा 4 के अधीन ऐसा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी ऐसी कार्यवाही की जा सकती है। क्लोज 3 है कि इस धारा के अधीन अगर कोई परिवाद किया गया है तो उस पर हस्ताक्षर जहाँ परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है तो उस न्यायालय के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिसे वह नियुक्त करे, और किसी अन्य मामले में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे कि न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, तो उसके द्वारा परिवाद पर साइन किए जाएंगे। यह धारा में न्यायालय का वही अर्थ है जो धारा 215 में है। ये एक ये लैटिन मैक्सिम से गवर्न होती है, इस सेक्शन से 379 से, कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई मजिस्ट्रेट भी है तो उसे भी न्यायिक कार्यवाही के दौर से गुजरना पड़ेगा, तो कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता। सेक्शन 380 अपील, इसी के दौरान अपील कैसे की जाएगी? ऐसे तो अपील का चैप्टर इसके बाद वाला आएगा। 380 CRPC 341 कि कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने 379 की उपधारा 1-2 के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया। ठीक है, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने, ठीक है, या जिसके विरुद्ध परिवाद ऐसे न्यायालय के द्वारा किया गया है, तो वह अपील उस न्यायालय में कर सकता है जहाँ की 215 की उपधारा 4 के अधीन जो अधीनस्थ न्यायालय है, और तब वरिष्ठ न्यायालय संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथास्थिति
परिवाद को वापस लेने या परिवाद करने का, जिसे वह पूर्व कथित न्यायालय 379 के अधीन कर सकता था, निर्देश दे सकेगा। यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो इस धारा के उपबंध उसे लागू होंगे। अपील जो है, अपील उस न्यायालय में की जाएगी जिस न्यायालय में ऐसे मामलों की अपील होती है और जिसकी कि ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, उन न्यायालयों में अपील की जा सकेगी। इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि इस धारा के अधीन आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए 379 के अधीन आदेश जो है वो अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। अपील के दौरान जो भी आदेश दिया गया है वो अंतिम होगा और उसका कोई भी पुनरीक्षण जो है नहीं किया जाएगा, रिवीजन नहीं किया जाएगा। 381 CRPC 342 खर्चों का आदेश देने की शक्ति, तो ये किसकी होगी? 379 के अधीन जहाँ परिवाद फाइल किया गया है, कोई आवेदन फाइल किया गया है, 380 में जहाँ अपील की गई है, वह न्यायालय के खर्चों के संबंध में जिस न्यायालय के समक्ष ऐसी अपील या आदेश की जा रही है उसकी होगी। ठीक है ना, न्यायालय ऐसे खर्चे के बारे में आदेश दे सकेगा। 382 जहाँ मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहाँ प्रक्रिया, CRPC 343। तो वह मजिस्ट्रेट जिसने कोई परिवाद 379 या 380 के अधीन किया जाता है, ठीक है, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जिससे कोई परिवाद किया गया है 379 380 के अधीन, अध्याय 16 में किसी भी बात के होते हुए जहाँ तक भी हो सके मामले की कार्यवाही उस प्रकार करेगा कि मामले में मानो ये सारा मामला भले ही परिवाद किया गया हो, किंतु मामले की कार्यवाही ऐसे करेगा कि मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद के मामले में भी कार्यवाही कर सकता है कि मानो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। और जहाँ मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के जिसे यहाँ मामला आंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्यवाही में जिससे वह मामला उत्पन्न हुआ है, किए गए निश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है, वहाँ वह यदि ठीक समझता है तो मामले की सुनवाई को किसी भी प्रकरण पर तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि अपील का विनिश्चय न हो जाए। जहाँ मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान कर दिया जाता है कि प्रस्तुत मामले में अपील चल रही है, तो अपनी कार्यवाही को वो स्थगित कर सकता है जब तक कि अपील का डिसीजन न आ जाए। सेक्शन 383 CRPC 344 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यह RJS में आया हुआ है। ये पूरा का पूरा सेक्शन RJS मेंस में आया हुआ है 2014। तो यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम निर्णय देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या राय व्यक्त करता है, स्टेज कौन सी होगी? निर्णय देते समय या कोई अंतिम आदेश देते समय। कौन सा कोर्ट है, सेशन कोर्ट या JM फर्स्ट? यह राय व्यक्त करता है कि कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, या इस आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए। या तो किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। और यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है कि साक्षी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए साक्षी का संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए, समरी ट्रायल की जानी चाहिए। लगा किसको? सेशन कोर्ट को या JM फर्स्ट को। ठीक है, कार्यवाही में निर्णय देते समय या अंतिम आदेश देते समय, उस दौरान उन्हें ऐसे लगा, तो वह क्या करेगा? आरोपी को बुलाएगा, अपराधी का संज्ञान करेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने के लिए कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए, उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर देने के पश्चात अपराधी का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा और उसे कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित कर सकेगा। अगर किसी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है तो 3 माह का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना। CRPC में जुर्माने की रकम 500 थी। क्लोज 2 है कि ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया जो दे रखी है उसी प्रक्रिया का यथासाध्य पालन करेगा। 3 में है कि जहाँ कार्यवाही न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता, वहाँ धारा की कोई भी बात 379 में परिवाद करने की न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ अगर न्यायालय कोई कार्यवाही कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का प्रभाव 379 के अधीन परिवाद करने की न्यायालय की शक्ति पर नहीं पड़ेगा। और जहाँ उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के पश्चात, उपधारा 1 में कार्यवाही प्रारंभ हो गई, सेशन न्यायालय या JM फर्स्ट को प्रतीत करवाया जाता है कि उस मामले या आदेश के विरुद्ध जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है, अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है। ठीक है, कार्यवाही यहाँ चल रही है और पता चलता है कि अपील या
पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन किया गया है तो वहाँ वो कार्रवाई को तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण का डिसीजन नहीं आ जाए। ठीक है, तो वहाँ अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे की कार्रवाई को रोक देगा और कार्यवाहियाँ जो हैं वो अपील या पुनरीक्षण का जो डिसीजन आया है उनके अनुसार चलाई जाएगी। ठीक है, आगे है सेक्शन 384 CRPC 345 अवमान के मामले में प्रक्रिया। तो अवमान ये सभी कोर्टों का अवमान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो जब कभी BNS की धारा 213, 14, 15, 267 ये जो है कि लोक सेवक जो है ना वो न्यायालय का अवमान कर रहा है, तो ऐसा कोई अपराध किया गया है और जो कि किसी सिविल दंड या राजस्व किसी भी न्यायालय में किया गया है, ठीक है, तब न्यायालय अभियुक्त को अभिरक्षा के लिए निरुद्ध कर सकता है और उसे उस दिन न्यायालय के उठने से पूर्व किसी भी समय उसका संज्ञान कर सकता है। जब न्यायालय उठ रहा है, मतलब कोर्ट जिस दिन का उस दिन का समाप्त हो रहा है, उससे पहले किसी भी समय उसके अपराध का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और उसे अवसर दिया जाएगा कि वो उचित कारण प्रस्तुत करे अपनी प्रतिरक्षा करने का। और अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो 1000 से अनधिक का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया जा सकता है। और जहाँ की जुर्माने देने में वो विफल रहा है तो वहाँ उसे 1 माह तक की अवधि का कारावास दिया जाएगा। उस 1 माह की अवधि के कारावास से पूर्व यदि वो जुर्माना दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और ऐसा जो कारावास है वो सादा कारावास होगा। ठीक है, आगे है क्लोज 2 कि प्रत्येक मामले में न्यायालय वे तथ्य जिससे कि अपराध बनता है, अपराधी के द्वारा किए गए कोई कथन जो है वो सभी चीज़ों को अभिलिखित करेगा, निष्कर्ष और दंडादेश भी अभिलिखित करेगा। ठीक है, वो सारे फैक्ट जिनसे पता चला है तो कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है तो उनको अभिलिखित करेगा। यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 267 के अधीन है और अभिलेख में यह दर्शित होता है कि जिस न्यायालय के कार्य में विघ्न डाला गया था या जिसका अपमान किया गया था उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्रवाई के संबंध में उससे किस प्रक्रम पर हो रही थी और किस प्रकार विघ्न डाला गया था, अपमान किया गया था, जहाँ 267 का कोई ऑफेंस किया गया है, ठीक है, BNS 267 का ऑफेंस किया गया है, तो वहाँ पर ये बताया जाएगा कि वो जो प्रोसीजर थी किस स्टेज पर चल रही थी, कौन सी कार्यवाही थी और किस प्रकार से उसमें विघ्न डाला गया था। तो इस तरीके से अपने सेक्शंस ये 384 कंप्लीट हुई।